पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सब पूरी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर कंसिस्टेंटली 300 के ऊपर भी रह पाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? जब हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं फिर भी हमें ये भी पता चलेगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी से भी पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था, पर देखो जब एक क्वेश्चन आया तो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। पर टेस्ट में अगर वही क्वेश्चन आता या हल्का सा घुमाकर आता तो हम गड़बड़ कर देते हो। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, यानी जितना पसीना प्रैक्टिस में बहाओगे उतना खून असली जंग के दिन कम बहेगा। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे टेस्ट सीरीज के थ्रू बायोलॉजी सब्जेक्ट, बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों में ही मिलाकर एनसीईआरटी बेस्ड स्कोरिंग को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम पूरे बायो सब्जेक्ट की बात करें, यानी बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी की, टोटल मिलाकर इसमें 90 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके अंदर मोस्टली मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी को हम एक धार्मिक ग्रंथ के बराबर मान सकते हैं बायो के अंदर एक नीट एस्पिरेंट के लिए। कुछ पार्ट जो है एनसीईआरटी का वो डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट मतलब लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ये मैक्सिमम होता है जो डायरेक्टली आता है। और कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो हल्का सा घुमाकर भी पूछ सकते हैं आपसे, इनडायरेक्टली, यानी एनसीईआरटी के आसपास का आता है। हालांकि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो ये आता है। दो पतली पतली एनसीईआरटी है, एक 11th की एक 12th की, टोटल मिलाकर बायो की। लेकिन फिर भी, और हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सब पूरी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर कंसिस्टेंटली 300 के ऊपर भी रह पाता है। टारगेट तो हमारा 360 मार्क्स का है। 360, 180 बॉटनी, 180 ज़ूलॉजी, यानी 360 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। बट काफी बच्चे 200, 250, 280, 260, 220, 300, 320 पर ही अटक जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? जब हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं फिर भी बेटा एक बात समझो, एनसीईआरटी के अंदर एक तो ईच लाइन इज इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं और अच्छा, ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट जब आप बायोलॉजी की बात स्पेसिफिकली करते हैं। इसके अलावा हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, यानी डायग्राम की लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आती है। और यही नहीं, इवन जो डायग्राम के नीचे लिखा रहता है ना बेटा, डायग्राम के नीचे जो डिटेल्स रहती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूं। जैसे ROP, वो जो प्रोटीन्स के लिए जीन्स हैं विच हेल्प इन रेप्लिकेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो ओनली डायग्राम में दिया है, थ्योरी में कहीं नहीं दिया। या FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये FNR वर्ड केवल फोटोसिंथेसिस के, केमी ऑस्मोसिस के डायग्राम में दिया है, थ्योरी में कहीं नहीं दिया। और बिल्कुल इन पर क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज दे आर इन द एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी के डायग्राम्स की लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे की डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी की समरी भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ समरी में दिए हैं, थ्योरी में कहीं नहीं दिए। जैसे इनफर्टिलिटी तब कहते हैं जब एक कपल इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस फॉर 2 years और मोर। ये जो 2 years वाली बात है ये सिर्फ समरी में दी हुई है, थ्योरी में कहीं नहीं दी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। या जैसे ER, जब भी हम ER सोचते हैं तो RER मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, SER मतलब लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। पर ER इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ये थ्योरी में नहीं दिया, एनसीईआरटी की समरी में दिया है। और कई बार एनसीईआरटी की समरी की लैंग्वेज थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मतलब फैक्ट तो थ्योरी में भी है, वही एनसीईआरटी में, पर भाषा बदल जाती है। जैसे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ते हैं कि S फेज में DNA डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर डू नॉट डबल, इट रिमेन सेम। बट समरी में दिया है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। अब सवाल उठता है डबल नहीं होता तो डुप्लीकेट कैसे हो रहा है? तो एक एक शब्द जो है, चाहे समरी का हो, चाहे थ्योरी का हो, चाहे डायग्राम का हो, चाहे उसकी लेबलिंग का हो, ये सब कुछ हमें पढ़ना होता है। पर सिर्फ पढ़ना नहीं होता बेटा, अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है।
मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी उस गहरे समंदर की तरह है जिसमें मोती हैं। आप डूबेंगे, गहराई में जाएंगे, गोता लगाएंगे तो आप मोतियां ढूंढ कर लाएंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड स्कोरिंग को अगर इंप्रूव करना है तो इन बातों का एक तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या हेल्प मिलती है? बेटा टेस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है और क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी, चाहे थ्योरी थी, समरी थी, डायग्राम था, उनका एप्लीकेशन अल्टीमेटली तो नीट के अंदर क्वेश्चंस ही आने वाले हैं ना। तो जो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है, भाई होता क्या है, हम लोग एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हैं, हम उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम टेस्ट में गड़बड़ कर देते हैं। तो थ्योरी को अप्लाई करना हमें टेस्ट सिखाता है। तो जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जितने ज्यादा आप देंगे, उतने ज्यादा आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा कि यार एनसीईआरटी में पढ़ा तो था, उसको अप्लाई कैसे करना है। अब इसमें असर्शन रीजन भी सॉल्व करने हैं, टू स्टेटमेंट वाले भी करने हैं, मल्टी स्टेटमेंट वाले भी करने हैं, मैच द कॉलम भी करना है, नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करना है, और वो हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू मिलते हैं हम जब टेस्ट देते हैं। दूसरी बात, टेस्ट जब आप देते हैं तो आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पर एनसीईआरटी याद आना उतने लिमिटेड टाइम में उसकी भी हमें प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक लिमिटेड टाइम में एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बैठकर अपना नीट निकालना है। बेटा घर पर ऐसा बहुत बार होता है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए, बन गए, पर टेस्ट में अगर वही क्वेश्चन आता या हल्का सा घुमाकर आता तो हम गड़बड़ कर देते उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में। तो बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट के थ्रू अपनी एनसीईआरटी पढ़ें। अब आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, जब भी आप टेस्ट देके घर पर आएंगे, आपने सपोज टेस्ट का पहला क्वेश्चन उठाया, सपोज करो पहला क्वेश्चन है, घिसा पिटा एग्जाम्पल दे रही हूं, मान लो पावर हाउस ऑफ द सेल, तो अब आप क्या करोगे बेटा, आपको पता है उसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है, आप यही नहीं रुक जाओगे, आप एनसीईआरटी ओपन करोगे और एनसीईआरटी ओपन करके इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को रीड करोगे, वर्ड बाय वर्ड, हाथ में पेन या पेंसिल लोगे और ऐसे कर करके आप एक एक वर्ड रीड करोगे और समझते जाओगे। क्या करोगे आप रीड करोगे और अंडरस्टैंड करोगे। साथ में एक रजिस्टर और पेन रखना जिसमें आप खुद को ही समझाएंगे। हाँ, अगर वो टॉपिक बहुत बार टेस्ट में आ चुका है, आपका एकदम पक्का है, तो छोड़ देना, बट अदरवाइज जितना इस चीज को आप करोगे उतना आपकी एनसीईआरटी बेस्ड स्कोरिंग अपकमिंग टेस्ट में इंप्रूवाइज होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक की एनसीईआरटी को ओपन करना है, पेन या पेंसिल साथ रखना है, हल्का हल्का सा मार्क करते हुए चलना है, रीड करके समझते हुए चलना है, और उसे बेटा अपनी मदर टंग, जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप बात करते हो, सोचते हो, उसमें खुद को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी, जैसे मेरी हिंदी मदर टंग है, तो मैं ऐसा देखूंगी उसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर लिमिटिंग बाउंड्री, तो मैं उसको हिंदी में भी बोलूंगी, अच्छा बाहर वाली लिमिट करती है, अंदर वाली पर फिंगर लाइक उंगली जैसे प्रोजेक्शन है, टुवर्ड्स मैट्रिक्स है, अंदर की तरफ है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो मैं पढ़ती भी जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, और खुद को अपनी भाषा में समझाती भी जा रही हूँ, जैसे एक स्टूडेंट को कोई टीचर समझाता है। बेटा टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू, अब आपको टेस्ट में 90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे बायो के, तो आप सोचो आप कितना अच्छे से वो एनसीईआरटी को प्रिपेयर कर लोगे, और वो आपको बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट टेस्ट में। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट टेस्ट करते करते, यानी बहुत सारे जब हम टेस्ट देंगे तो बहुत बार हमारी एनसीईआरटी के मल्टीपल टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स भी रिवाइज होंगे, नए नए टॉपिक्स भी हम पढ़ते जाएंगे, और हमें ये भी पता चलेगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी से भी पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था, पर देखो जब एक क्वेश्चन आया तो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, ये पूरी लाइन मैंने पढ़ी थी पर आखिरी में उन्होंने फाइलम की जगह किंगडम लिख दिया, मैंने वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे करके हमारा ब्रेन को जब हम उस सिचुएशन में डालते हैं बार बार, तो वो रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। सो आई होप ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको हेल्प करेगा, और कैसे टेस्ट के थ्रू, जब भी टेस्ट पेपर हो बेटा, उसके बाद जब भी आपके आंसर की आ जाए तब आपको ये एक्सरसाइज करनी है।
आपको भले ही इसमें 1 घंटे के करीब लगेगा, अगर मैं पूरी बायो की बात करूं अराउंड 1 आवर, 40 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम आपको लगेगा, पर अगर आपने ये किया तो टेस्ट विल बिकम लाइक अ ब्लेसिंग टू यू। टेस्ट एक आशीर्वाद हो जाएगा, एक पॉजिटिव चेंज ले आएगा आपकी प्रिपरेशन में, और आप नेक्स्ट टेस्ट देने के लिए लुक फॉरवर्ड भी करोगे। वरना क्या होता है, हम हमेशा टेस्ट से घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट का क्वेश्चन लेके एनसीईआरटी ओपन करके उस टॉपिक को रीड करके अंडरस्टैंड करके अपनी भाषा में खुद को ही उसे समझाकर पक्का करेंगे। और उसमें क्या होगा, जब कोई क्वेश्चन आया है टेस्ट में, भाई पता है घर पे क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि गुरुमा टेस्ट की क्या जरूरत है, क्यों अपनी इंसल्ट कराएं, मम्मी पापा के सामने भी डांट पड़ती है, नंबर भी आ जाते हैं मैसेज से, हम तो घर पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेटा घर पे जब करते हैं तो पता है क्या होता है, अपन ने ऐसे पढ़ा, अपन ने ए आंसर डिसाइड किया, फिर पीछे देखा बी निकला, अच्छा अरे यार ये मैंने गलती कर दी, बस ऐसे करके अपन छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ आपके -1 मार्किंग हुई है, आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से घुसता है। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा दर्द भी जरूरी होता है। जैसे एक कहावत है, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको, द मोर यू ब्लीड, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी जितना पसीना प्रैक्टिस में बहाओगे उतना खून असली जंग के दिन कम बहेगा। तो जितना टेस्ट दोगे उससे घबराओ मत, उससे नेगेटिव मत हो, उसको पॉजिटिवली लो। उससे भले ही थोड़ी सी गलती जब होगी, गिल्ट आएगा, थोड़ा गुस्सा आएगा, खुद पर आने दो और उसे अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस। अदरवाइज वो डीपीपी क्लास क्वेश्चंस तो हमें रट जाते हैं, तो हमें यूं ही आ जाते हैं। सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंचाने तक, और टेस्ट को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया देने के लिए, और कैसे हम टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी एनसीईआरटी बेस्ड स्कोरिंग को बायो के अंदर इंप्रोवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। आपके अगर कोई और भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर देम ऑल। टेक केयर।